नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं आज यानी कि 26 जून 2024 से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरों पर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज की पहली प्रमुख करंट अफेयर्स पर। इसमें हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। और आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें तो बात करेंगे 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव से पहले भारत में कुल कितनी बार लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव हो चुका है। मैं आपको बता दूं, आज यानी कि 26 जून वर्ष 2024 को लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और दूसरी बार जो है लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जो है ओम बिरला साहब जो हैं इनको फिर से चुन लिया गया। ओम बिरला जो हैं फिर से लोकसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। अब इस बार क्या हुआ है, देखो इससे पहले क्या था कुछ समय से। अच्छा, अगर इसके हम लोग पहले आंसर्स की बात करें तो आंसर इसका 2 बार, यानी कि मैं आप लोग को बता दूं कि इससे पहले जो है 2 बार, और 2 बारों में भी अगर हम लोग बात करें तो पहली बार जो है वर्ष 1952 में जो है जिस समय जीवी मावलंकर जो हैं उन्होंने लोकसभा के स्पीकर के पद की दावेदारी की थी अगेंस्ट शंकर शांताराम जी। और आप इस बात को जो है भली भांति समझ लीजिए कि जो दूसरा लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था उस समय जो है 1976 में जो है ये चुनाव हुआ था। और इस समय जो है BR भगत साहब जो है इनको लोकसभा के अध्यक्ष का पद जो है वो इस समय जो है यहाँ पर मिला था। तो मतलब इस तरीके से प्रश्न बन जाते हैं। अब रही बात तो 1976 के बाद की कहानी क्या थी कि जो भी केंद्र में सरकार बनती थी वहाँ पर बिना किसी विरोध के या कह सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के अपोजिशन में खड़े हुए बिना लोकसभा का स्पीकर चुन लिया जाता था। अब इस बार क्या हुआ है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनकी तरफ से जो के सुरेश साहब हैं उन्होंने कहा कि भाई ओम बिरला के अगेंस्ट जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि वहाँ पर प्रस्ताव इनका ये था कि अगर ओम बिरला जी को वो समर्थन देते हैं, मतलब कांग्रेस सरकार अगर इनको समर्थन देती है तो कंडीशन ये थी कि जो के सुरेश साहब है उनको जो है उपाध्यक्ष का पद दे दिया जाए विपक्ष की तरफ से। लेकिन जब इस पर जो है एनडीए सरकार ने अपनी मंजूरी नहीं दी या जो है दोनों पक्षों के बीच में जब बात नहीं बन पाई तो फिर जो है मुद्दा यहाँ पर आया था इलेक्शन को लेकर। और जैसा कि चुनाव हुआ है, चुनाव में पुनः जो है ओम बिरला यानी कि जो सत्ताधारी हैं बीजेपी की तरफ से उनको इस बार मौका मिला है। यदि हम लोग बात करें कि जो लोकसभा स्पीकर होते हैं उनका कार्य क्या होता है, तो लोकसभा स्पीकर के वैसे तो अगर हम लोग प्रमुख कार्यों की बात करें तो लोकसभा के भीतर जो है सदन की कार्यवाही करने का या सदन को चलाने की जो है जिम्मेदारी इनकी होती है। सदन के भीतर अनुशासन बनाना, नियमों की व्याख्या करना। देखो कई बार क्या होता है ना कि कुछ ऐसे लॉज होते हैं जिन पर ये डेफिनेशन को लेकर विवाद रहता है कि इसका वास्तविक सही पक्ष क्या है। तो ऐसों में जो है फैसले लेने का जो निर्णय होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष का ही होता है। दूसरे आप लोगों को ये भी बात समझनी होगी कि जब भी जॉइंट सिटिंग होती है, जब भी जो है संयुक्त बैठक होती है, तो इस जॉइंट सिटिंग को भी प्रिसाइज कौन करता है, तो वो लोकसभा के स्पीकर ही प्रिसाइज करते हैं। ये पावर जो है जॉइंट सिटिंग के समय लोकसभा के स्पीकर को मिलती है। और दूसरी स्पेशल पावर जो लोकसभा स्पीकर की है वो ये है कि कोई भी जब बिल आता है तो उस बिल के संदर्भ में कि क्या वो मनी बिल है या फिर वो मनी बिल नहीं है, तो मनी बिल के विषय पर जो है निर्णय लेने का अधिकार भी लोकसभा के स्पीकर को ही होता है। तो मतलब इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष का पद जो है वो एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण पद है। और इस पद के लिए जो है पुनः एक और बार ओम बिरला जी को जो है यहाँ पर चुन लिया गया है। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तराखंड के किन जिलों में मोबाइल साइंस लैब परियोजना शुरू करने की मुहिम चलाई गई है। योर ऑप्शंस आर चंपावत अल्मोड़ा पौड़ी देहरादून, चंपावत हरिद्वार पौड़ी देहरादून, चंपावत पिथौरागढ़ पौड़ी देहरादून या फिर चंपावत रुद्रप्रयाग पौड़ी और देहरादून। तो इसका जो राइट सीक्वेंस बनता है दोस्तों उसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चंपावत अल्मोड़ा पौड़ी और देहरादून जो है यहाँ पर मोबाइल साइंस लैब प्रोजेक्ट जो है इसको शुरू किए जाने की मुहिम चलाई गई है। 4 जिलों में जो है ये मुहिम स्टार्ट हुई है। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो जो उत्तराखंड मुख्य सचिव हैं राधा रतूड़ी जी, इन्होंने बताया है कि विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत मोबाइल साइंस लैब परियोजना जो है जिसका नाम है लैब्स ऑन व्हील, इसको शुरू किया जा रहा है। लैब्स ऑन व्हील जो है, लैब्स ऑन व्हील इसको जो है शुरू किया जा रहा है। और इसके तहत जैसा मैंने आप लोग को बताया है कि अभी तो फिलहाल 4 जिलों को चिन्हित किया गया है जिसमें चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून और पौड़ी शामिल है। लेकिन कुछ समय पश्चात जो है 6 महीने का टाइम मांगा है। 6 महीने के बाद जो है सभी जो 13 डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में इन सब में जो है इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। साथ में राधा रतूड़ी जी ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार और यूकास्ट की जो है महत्वाकांक्षी परियोजना जो लैब्स ऑन व्हील है इसकी समीक्षा करते हुए इन्होंने बताया है कि कक्षा 6 से लेकर 10 तक के विद्यार्थियों में विज्ञान,
प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग और गणित विषयों में जो है क्रियात्मक ज्ञान की वृद्धि को 13 जिलों में जल्द से जल्द जो है शुरू किया जाएगा इस परियोजना के तहत। इस योजना में अगस्त्या फाउंडेशन, जो बेंगलुरु स्थित अगस्त्या फाउंडेशन है, इसका सहयोग जो है मिला है और साथ में जो है शासन ने इस योजना के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि भी जो है यहाँ पर जारी की है। साथ में बता दूं कि इस योजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण और सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं को भी जो है सुदृढ़ करने के दिशा निर्देश जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो है दूसरी जो हमारे पास खबर है उसके भीतर आप लोग याद रखेंगे लैब्स ऑन व्हील जो है ये जल्द ही चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून और पौड़ी में स्थापित होने जा रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर सेंटर कहाँ पर स्थापित होने जा रहा है? और ऑप्शन आर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटका। तो इसका जो राइट आंसर आता है फ्रेंड्स वो आता है उत्तर प्रदेश, यानी कि अभी जो है सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एशियाई राजा, जिसको हम लोग गिद्ध के नाम से जानते हैं वल्चर, इसे लाल सिर वाला यानी कि रेड हेडेड वल्चर भी कहते हैं, गिद्ध भी कहते हैं, के संरक्षण के लिए और इसके जो है पालन के लिए दुनिया का पहला जो है कह सकते हैं केंद्र बनने वाला है। और ये जो है बनने वाला उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। जो लाल सिर वाले गिद्ध की बात करें तो ये प्रजाति 2007 से ही जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, इसके लिए जो है IUCN क्या करेगा, इसको लाल सूची में यानी कि जो रेड लिस्ट है इसमें शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो है गंभीर खतरे में शामिल है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे कि हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसका जो सही जवाब आता है वो आता है बांग्लादेश। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए मेडिकल वीज़ा जो है इसकी सुविधा प्रदान करवाई है और बांग्लादेश के रंगपुर में एक नया वाणिज्य दूतावास जो है इसको भी खोलने की घोषणा की है। ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हम लोग बात करेंगे शेख हसीना जी की। तो उनकी 2 दिवसीय भारतीय यात्रा के दौरान जो है इसका निर्णय लिया गया है, जिसमें उन्होंने मोदी जी के तीसरे कार्यकाल की पहली राजकीय अतिथि के रूप में भी भारत में कदम रखा है। नेताओं ने पिछले 1 साल में अपनी लगातार बैठकों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कुछ नई घोषणाएं जो हैं वो की हैं। एक दूसरे देशों के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उनको मजबूती इससे मिलती रहेगी। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते हैं? योर ऑप्शन आर प्रवीण जाधव, अभिषेक वर्मा, धीरज बोम्बा-देवरा या फिर लिम्बाराम। तो इसका जो सही जवाब मिलता है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धीरज बोम्बा-देवरा जो हैं इनके द्वारा जो है तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए जो है 2 कांस्य पदक जीते गए हैं। तुर्की में आयोजित अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप 2024 के तीसरे चरण में 22 वर्षीय धीरज बोम्बा-देवरा जो हैं इन्होंने रिकर्व स्पर्धाओं में 2 कांस्य पदक जो हैं भारत के नाम किए हैं। इसको मिलाकर भारत ने कुल जो है 4 पदक जीत लिए हैं, जिसमें से 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 जो है यहाँ पर कांस्य पदक जो हैं शामिल हो चुके हैं। अदिति स्वामी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और परनीत कौर की जो है भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदकों की हैट्रिक बनाई है और इस सीज़न में उनकी लगातार जो है ये तीसरी जीत भी मानी गई है। तो इसके साथ आप लोग याद रखेंगे कि जो स्वर्ण पदक जिलाया है उसमें जो है इनकी टीम ने अदिति स्वामी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और जो परनीत कौर जी हैं इन्होंने जो है दिलाया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है, मतलब थीम की हम लोग बात करेंगे। तो थीम की बात है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। यानी कि देखो यहाँ पर जो थीम है ना हिंदी विषय में तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है। इसका जो थीम है 2024 का वो है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, मतलब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं और साथ में जो है सेलिब्रेट करते हैं। ये इस बार की जो है थीम है। अब सवाल ये है कि विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1894 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना के साथ हुई थी। 1947 में डॉक्टर जोसेफ ग्रंस के द्वारा प्रस्तावित पहला ओलंपिक दिवस 1948 में मनाया गया था और 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो दिवस मनाया गया था इसको 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। यहाँ पर ग्रीष्मकालीन हम लोग ओलंपिक की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत राज्य के सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय यानी कि PM एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी की हम लोग बात करते हैं कि स्थापना को मंजूरी दी? ये ऑप्शन आर
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार या मध्य प्रदेश? तो इसका जो सही जवाब मिलता है दोस्तों वो मिलता है मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश ने 1 जुलाई को सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालयों का उद्घाटन जो है करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने नई ड्रोन नीति की घोषणा की और विमानन, कृषि और AI रोजगार अवसरों के लिए भी शिक्षण बढ़ाने पर जोर दिया है। प्रत्येक कॉलेज में पारंपरिक भारतीय ज्ञान का केंद्र भी स्थापित किया जाएगा और साथ में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाने के लिए सभी सरकारी, गैर सरकारी, अनुदान प्राप्त जितने भी कॉलेज हैं या शैक्षणिक संस्थान हैं उनके उद्घाटन में जाकर वहाँ पर जो है उद्यान जो है यानी कि जो गार्डन से बगीचे जो हैं उनको स्थापित किया जाएगा, जिससे जो है पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता बनी रहे। बात कर लेते हैं एक और प्रश्न की ओर। हाल ही में समाचार में रहा खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय भारत के किस क्षेत्र में पड़ता है? योर ऑप्शंस आर बेंगलुरु, लद्दाख, चंडीगढ़ या फिर न्यू दिल्ली। तो इसका जो सही जवाब आता है दोस्तों वो आता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि लद्दाख। बात करें तो लद्दाख में भारतीय सेना ने 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है, जिसके बाद ये चर्चा में रहा है। लद्दाख के आर्यन घाटी में स्थित ये स्मारक जो है कैप्टन मनोज पांडे जैसे सैनिकों की बहादुरी का जो है सम्मान करता है। स्थानीय निवासियों ने भी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कारगिल विजय दिवस से पहले समारोह में ब्रिगेडियर OP यादव जी सेवानिवृत्त जो हैं के नेतृत्व में युद्ध स्थल तक जो है ट्रैक शामिल यहाँ पर किया गया था। तो आज के करंट अफेयर्स में हम लोग बस इतना ही बात करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जो है वीडियो को समझ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चैनल से जुड़े हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार कुछ और खबरों के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।